हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सर्कल का लेक्चर नंबर सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने सर्कल की डेफिनेशन, सर्कल की इक्वेशन, प्राचलिक समीकरण और व्यापक समीकरण और त्रिज्या एवं केंद्र ज्ञात करने का नियम पढ़ लिया था और उस पर हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे और आज हम उन्हीं कंसेप्ट पर और क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। सो सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है वृत्त का प्राचलिक समीकरण। वृत्त का प्राचलिक समीकरण दिया है आपको x इक्वल टू -4 प्लस 5 cos थीटा और y इक्वल टू दिया है -3 प्लस 5 sin थीटा। तो हमें कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है। कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है। सो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम? वृत्त का प्राचलिक समीकरण क्या दिया है? x इक्वल टू -4 प्लस 5 cos थीटा। अब हमें कार्तीय समीकरण बनाना है इसका, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस -4 को इस x के पास पक्षांतरण करेंगे, ट्रांसफर कर लेंगे, तो x प्लस 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5 cos थीटा आ जाएगा। और यहाँ से y प्लस 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5 sin थीटा आ जाएगा। अब आप सभी स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? आपका 1 होता है। सो अब हम क्या करेंगे, इसमें इन दोनों का स्क्वायर करेंगे क्योंकि cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर, और देन हम इन दोनों को वर्ग करके क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो मैंने क्या किया, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का जब आप वर्ग करेंगे इसमें, तो क्या आ जाएगा? x प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 25 cos स्क्वायर थीटा और y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 25 साइन स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन आपका फर्स्ट है और ये इक्वेशन आपका सेकंड है। अब आप इन दोनों को ऐड कर दें। तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों में से आपको दिख रहा है 25 कॉमन आ जाएगा, तो 25 हम कॉमन ले लेंगे। सो क्या आ जाएगा आपके पास? 25 जब आप कॉमन लेंगे तो 25 कॉमन, और ये आ गया cos स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है? 1। सो क्या मिलेगा आपको? x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर और इक्वल टू में आ जाएगा 5 का स्क्वायर। सो इसका जो केंद्र है आपका, केंद्र कितना आ जाएगा? -4 -3, और त्रिज्या क्या आ जाएगी आपके पास? r इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। सो ये आपका क्या है? आंसर है। अब आप देखें ध्यान से, यहाँ पर अगर हमें डायरेक्ट कार्तीय रूप से यहाँ से ही, यहाँ से हमें डायरेक्ट केंद्र और त्रिज्या देखना हो तो हम कैसे देखेंगे? ये -4 आपको दिख रहा है, -4 और ये -3, ये क्या हो गया? आपका सेंटर हो गया। -4 और -3, और जो ये x का, जो सॉरी
कॉस का गुणांक होता है और साइन का गुणांक होता है। ये आपकी डायरेक्ट क्या हो जाती है, ये आपकी त्रिज्या हो जाती है, और -4 और -3 क्या हो जाता है, आपका सेंटर हो जाता है। तो इस टाइप से हम प्राचलिक रूप से कार्तीय रूप भी ज्ञात कर सकते हैं। सो चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, मैं लिख रहा हूं आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन की वृत्त दिया है आपको x² + y² -8x - 8y + 4 = 0 का केंद्र, त्रिज्या और प्राचलिक समीकरण ज्ञात करना है। सो चलिए अब अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे इसका सेंटर। इसका क्या निकालेंगे आप, सेंटर। मैं आपको बता दूं, सरस्वती विद्या विहार स्कूल के निर्देशक महोदय श्री लेखराज जी सैनी द्वारा आप लोगों को, सभी स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है। और मैं आज आपके सामने जो क्लास ले रहा हूँ वो एक अलग टेक्नोलॉजी के थ्रू ले रहा हूँ, पेनटैब के थ्रू ले रहा हूँ। और इसी में आपको, आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा ये मेथड, और आप इसके रिव्यू ज़रूर दें सर को। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। केंद्र क्या होता है, कल मैंने आपको बताया था केंद्र कैसे निकालते हैं, -1/2 इंटू एक्स का गुणांक, और -1/2 इंटू वाई का गुणांक। और सबसे पहले जब मैंने आपको कल बताया था मैंने कि जब केंद्र और त्रिज्या निकालनी हो तो x² और y² के गुणांक 1 होने चाहिए। और यहाँ पर आप देखें कि x² और y² के गुणांक कितना है, 1 और 1 है। सो चलिए अब आप सीधा इसमें वैल्यू रखें, -1/2, x का गुणांक कितना है आपका -8, और यहाँ -1/2 y का गुणांक भी कितना है आपका -8। सो आपको सीधा सेंटर मिल गया, 4, 4 मिल जाएगा। अब हम इसकी त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या r बराबर क्या होगा, रूट में g² + f² - c, मतलब g², -4 का स्क्वायर कितना 16, ये भी 16, और c की वैल्यू क्या है आपकी +4 है। तो फार्मूले में क्या आता है, -c आता है, तो -c। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, √28 = क्या आ जाएगा, 2√7। ये आपका r आ गया। अब चलिए अब हम इसका प्राचलिक समीकरण ज्ञात कर रहे हैं। प्राचलिक समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखें सभी स्टूडेंट। x = क्या होता है आपका, h मतलब केंद्र, h कोऑर्डिनेट मतलब 4, r मतलब 2√7 और cos थीटा, और y = क्या आ जाएगा आपका, आपके पास k मतलब 4 + 2√7 sin थीटा। ये आपकी कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, ये आपकी पैरामेट्रिक इक्वेशन हो जाएगी सर्कल की। इसको हम बोलेंगे क्या, पैरामेट्रिक इक्वेशन। सो ये आपका फाइनली आंसर हुआ। सिंपल क्वेश्चन है, आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। चलिए अब हम पेज चेंज कर लें थोड़ा सा। ज़्यादा चेंज हो गया पेज। चलिए अब एक क्वेश्चन और हम सॉल्व करते हैं इनके ऊपर। अभी क्वेश्चन क्या है आपके सामने, यदि रेखाएं यदि रेखाएं 3x - 4y
प्लस 4 इक्वल टू 0। और एवं दूसरी रेखा है आपको आप दी गई है 6x माइनस का 8y माइनस 7 इक्वल टू 0। किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। हाँ तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हम एक सर्कल बना के आपको बताएंगे कि जैसे मैंने एक सर्कल बनाया, ये वृत्त बना दिया, ये वृत्त बनाया। अब इसकी दो, ये व्यास है आपका, ये व्यास के सिरे हैं। अब व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, चलिए इसके सिरों पर स्पर्श रेखाएं खींचे देते हैं दो हम। थोड़ा गड़बड़ हो गया, चलिए कोई बात नहीं। ये रेखा आपकी L1 है और ये रेखा आपकी L2 है। L1 रेखा और L2 रेखा आपको दी गई हैं क्वेश्चन में। चलिए इनको हम मेंशन कर दें। ये तो रेखा हमने L1 मानी है और ये रेखा हमने L2 मानी है। अब आप देख सकते हैं चित्र में कि इसका जो सेंटर होगा ये यहाँ पर होगा और व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की जो बीच की दूरी होती है वो व्यास होती है। वो क्या होती है, ये जो डिस्टेंस है आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये किसके बराबर होगी, लगभग 2r के बराबर। किसके बराबर है, 2r के बराबर है। तो हमें बस केवल और केवल इस क्वेश्चन में क्या करना है, इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी निकालकर और उसका आधा करना है, तो हमारे पास आंसर वृत्त की त्रिज्या आ जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला इस में क्वेश्चन में क्या देखना है हमें कि दोनों जो रेखाएं हैं वो समांतर होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम एक थोड़ा सा चेक कर लेते हैं समांतर के लिए कंडीशन क्या होती है। समांतर के लिए रेखाएं समांतर होती हैं तो कंडीशन होती है A1/A2 बराबर होता है B1/B2। तो क्या आएगा, A1 कितना है आपका 3, A2 कितना है 6, इक्वल किसके होगा माइनस का 4/-8, मतलब 1/2। ये भी 1/2 और ये भी 1/2, मतलब रेखाएं कैसी हैं, पैरेलल है। हम पैरेलल एक तरह से और देख सकते हैं कि समांतर की कंडीशन प्रवणता से भी देख सकते हैं। तो L1 की प्रवणता क्या आएगी, L1 की प्रवणता आपके पास क्या आएगी, प्रवणता आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन में सभी स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा। प्रवणता कैसे निकालते हैं, माइनस ऑफ x का गुणांक अपॉन में y का गुणांक, x का गुणांक अपॉन में y का गुणांक। सो x का गुणांक कितना है आपका 3 और y का गुणांक कितना है -4, मतलब प्रवणता कितनी आ गई 3/4 आ गई। ऐसे ही अगर हम L2 की प्रवणता निकालें, यहाँ पर L2 की प्रवणता मैं यहाँ पर डायरेक्ट निकाल रहा हूँ सीधा, -6 अपॉन में -8, तो ये भी कितनी आ जाएगी 3/4 आ जाएगी। सो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कि M1 बराबर क्या आ गया M2, M1 बराबर M2 आ गया, मतलब रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं। चलिए अब हमें समांतर रेखाओं के बीच की दूरी निकालना है सीधा।
तो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी निकालने से पहले हमें दोनों रेखाओं में x के गुणांक और y के गुणांक बराबर करने पड़ते हैं। x के गुणांक और y के गुणांक कैसे? x दोनों रेखाओं में, इसमें x का गुणांक, इसमें x का गुणांक और y का गुणांक दोनों रेखाओं में कैसा बनाना है? हमें सेम बनाना है। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। और आगे L1 रेखा आपको सीधा फॉर्मेट में दी गई है +4 = 0। L2 रेखा के लिए हम क्या करेंगे? 2 से भाग दे देंगे। तो जब 2 से आप भाग दोगे तो 3x माइनस का 4y और माइनस का क्या आ जाएगा? 7/2 आ जाएगा। अब हम इनकी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो L1 व L2 के बीच की दूरी दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है? C1 - C2 अपॉन रूट में A² + B²। यहाँ पर जो दूरी आएगी वो आपके 2r के बराबर आएगी। किसके? व्यास के बराबर आएगी। तो C1 की वैल्यू क्या है? 4 और माइनस का 7/2 और अपॉन में क्या आ जाएगा? √3 का स्क्वायर 9 और -4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो यहाँ से मॉड हम इसीलिए लगाते हैं क्योंकि जो दूरी होती है वो सदैव कैसी होनी चाहिए? धनात्मक होनी चाहिए। तो 4 दूनी 8 और 7 15, ये 15/2 आ जाएगा और अपॉन में कितना आ जाएगा? 5। इससे ये कैंसिल आउट, कितना आ गया? 3r। तो 2r = 3/2। तो r = आपके पास सीधा क्या मिलेगा? आपको 3/4 मिलेगा और ये ही आपका क्या होगा? फाइनली आंसर होगा। ये आपकी क्या आ गई? वृत्त की त्रिज्या आ गई है। चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखें इधर सभी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया है? वृत्त x² + y² + 2gx + 2fy + c बराबर 0 के अंदर स्थित समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है ये। सभी स्टूडेंट ध्यान रखें, ये अच्छा क्वेश्चन है और आप इसको एक तरह से डायरेक्ट रिजल्ट की तरह याद रखें। इससे जेई मेंस में क्वेश्चन आ जाता है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले थोड़ा सा एक छोटा सा एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं क्वेश्चन के लिए। ये एक मैंने सर्कल बना दिया। अब इसके अंदर मैं एक समबाहु त्रिभुज बना रहा हूँ। ये मैंने एक समबाहु त्रिभुज बना दिया। अब यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट को एक बात ध्यान रखना है कि अंदर जो शब्द है, यहाँ पर अंदर शब्द को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट गलत फहमी का शिकार हो जाता है यहाँ पर।
अंदर का मतलब ये नहीं कि सर्कल के बीच में यूं आपने छोटा सा बना दिया, ऐसे नहीं। जो त्रिभुज की जो सीड्स हैं वो वृत्त पर होने चाहिए। इसको हम इंग्लिश में अगर हम बोलते हैं तो आपको एक बहुत अच्छा वर्ड है इसके लिए, इंस्क्राइब्ड। इंस्क्राइब्ड शब्द का यूज करते हैं इंग्लिश में। और जो समबाहु त्रिभुज होता है इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल, सभी स्टूडेंट को इंग्लिश नेसेसरी है। इंग्लिश में आप, क्योंकि मैथमेटिक्स की जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स आती हैं वो इंग्लिश में आती हैं, तो इंग्लिश आनी चाहिए। तो ध्यान रखना है, ये इंस्क्राइब्ड बोलते हैं इसको, और इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। और इंस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है कि जो त्रिभुज होगा उसके तीनों सीड्स किसके, वृत्त के पर होने चाहिए। किस पर होने चाहिए, वृत्त पर। चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है वो ए मान ली, तीनों भुजाएं। यहाँ पर आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। यहाँ पर सेंटर है, अब सेंटर से हमने ये इस टाइप से मिला दिया लाइन, और यहाँ भी ऐसे मिलाया। चलिए यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ये परपेंडिकुलर डाला। अब आप सभी लोगों को थ्योरम मालूम होनी चाहिए कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो ये दोनों बराबर होंगी। इस ट्रायंगल को मैंने नाम दे दिया ABC, और इसको ले लिया मैंने D, और ये आपका O है। तो ये जो, चलिए पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये समद्विभाजित करेगी, तो ये पूरी जो BC जो थी वो A थी, तो अब आधी हो गई तो A/2 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। अब एक थ्योरम आप लोगों ने और भी पढ़ी होगी, कि नोट कर ले जिस स्टूडेंट को याद ना हो, कि एक ही चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण की अपेक्षा 2 गुना होता है। मतलब केंद्र पर जो कोण बनता है वो परिधि पर बने कोण की अपेक्षा दुगना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो BC चाप है इसके द्वारा परिधि पर कोण बन रहा है 60 डिग्री का, और केंद्र पर कितने का कोण बनेगा, मतलब ये जो एंगल होगा आपका, ये पूरा एंगल, मैं एंगल बाहर लिख रहा हूँ, ये कितने डिग्री का होगा, 120 डिग्री का होगा। 60 दूनी 120, 60 के 2, तो निश्चित बात है ये आधा एंगल कितना रह जाएगा, 60 डिग्री का रह जाएगा। ये आपकी क्या होगी, त्रिज्या। ये OB क्या है, आपकी रेडियस है। चलिए बस अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है, अब डायरेक्ट हमें सीधा समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो आपका √3/4 A² होता है, भुजा स्क्वायर। तो अब हमें केवल और केवल A का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, A का। पेन चेंज कर लें, ध्यान से देखेंगे। समकोण त्रिभुज ODB में, समकोण त्रिभुज ODB में हमने बनाया BD/OB। BD/OB जब आप बनाएंगे तो क्या बनेगा, ये 60 डिग्री है, 60 के सामने ये आपका लंब हो गया, और ये आपका कर्ण हो गया, मतलब लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण क्या होता है आपका, sin थीटा, तो ये आ जाएगा sin 60। ये sin 60 आ गया। BD की वैल्यू कितनी है आपके पास, A/2 है, और OB क्या है आपका, R है, और इक्वल टू में sin 60 की वैल्यू सभी स्टूडेंट को मालूम होनी चाहिए, √3/2 होगा। तो यहाँ से ये 2 से ये 2 तो कैंसिल आउट हो गया भाई, तो A = क्या आ गया अपने पास, √3R आ गया। अब यहाँ से हम अगर वृत्त का समीकरण ये दिया है तो R क्या होगा आपका, R = आएगा यहाँ से G² + F² माइनस का C आ जाएगा। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। चलिए क्षेत्रफल निकाले देते हैं। भुजा आ चुकी है हमारे पास, तो त्रिभुज
ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा, √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा मतलब ए का स्क्वायर, मतलब √3/4 इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आर स्क्वायर आ जाएगा। आर स्क्वायर आया, आर स्क्वायर की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं सीधा, तो ये आ जाएगा √3/4 आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा, रूट हट चुका होगा क्योंकि आर स्क्वायर हो रहा है, तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो ये आपका फाइनली आंसर होगा। स्टूडेंट्स को एडवाइस है मेरी कि आप इसको डायरेक्ट इस रिजल्ट को याद रखें 3√3/4 आर स्क्वायर, जिससे इस टाइप की जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्ट हम इसको सॉल्व कर सकें, क्योंकि जेई मेंस में जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के आते हैं, तो हमें डायरेक्ट ही कोशिश करना है, टाइम बचा के चलना है, और जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं उनको हमें सीधे सॉल्व करना है जल्दी से जल्दी। चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, अपन एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं भाई, अच्छा सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा बहुत इसी से ही हल्का सा मिलता हुआ क्वेश्चन है कि त्रिभुज पी क्यू आर वृत्त x² प्लस y² इक्वल टू 25 के अंदर है एवं Q व R के निर्देशांक क्रमशः Q के निर्देशांक क्या हैं आपके 3,4 और R के निर्देशांक हैं -4,3 हैं। तो एंगल QPR बताना है आपको, QPR बराबर, चलिए इसके मैं ऑप्शन लिखे देता हूँ आपके सामने, इसके 4 ऑप्शन है। पहला है π/2, दूसरा ऑप्शन है आपका π/3, तीसरा ऑप्शन है आपका π/6 और चौथा ऑप्शन है आपका π/4। अब आपको आंसर बताना है सभी स्टूडेंट को, आप सेल्फ एक बार कोशिश करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना है, ये सर्कल जो है, इस सर्कल का सेंटर क्या है, x² प्लस y² इक्वल टू r²। कल मैंने आपको बताया था जब भी इस फॉर्म का सर्कल होगा तो उसका जो सेंटर है वो क्या होगा आपका 0,0 होगा, और त्रिज्या क्या होगी 25 का रूट, मतलब कितनी आ जाएगी त्रिज्या 5 आ जाएगी। तो चलिए अब हम बनाते हैं, एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करते हैं। ये सर्कल ड्रॉ कर दिया, ये आपके दिख रहा होगा, मालूम तो पड़ ही रहा होगा क्या कर रहा हूँ मैं, ये आपके एक्सिस बना दिया, एक्स एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस, और ये यहाँ पर ये पॉइंट ओ ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे आपके 0,0 होंगे। अब चलिए थोड़ा सजाते हैं इसको। क्यू बिंदु, भाई क्यू बिंदु फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और पी क्यू आर वृत्त के अंदर है, तो निश्चित बात है पी बिंदु, क्यू बिंदु और आर बिंदु इस वृत्त के पर ही होंगे। कहाँ पर होंगे, वृत्त पर ही होंगे। तो इसके क्यू के कोऑर्डिनेट्स मैंने यहाँ पर शो अप कर दिए, क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके 3,4 और आर के कोऑर्डिनेट्स मैंने यहाँ पर शो अप कर दिए, सेकंड क्वाड्रेंट में है -4,3। अब इन दोनों को मैंने मिला दिया,
और यहाँ पर एक कोई पॉइंट P कंसीडर कर लिया। ये त्रिभुज बन गया PQR। अब मैंने क्या किया, इनसे इसको मिला दिया इस टाइप से। अब आप ध्यान से देखें कि ये 0 0 है, तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में फटाफट सॉल्व करेंगे। 0 0 और ये OR, मतलब सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये RQ जो चाप है इसके द्वारा केंद्र पर जो कोण बन रहा है और परिधि पर कोण P बन रहा है। तो हमें केंद्र पर कोण निकालना है, केंद्र पर कितना कोण बनेगा। तो सबसे पहले हमने OR की प्रवणता निकाली। प्रवणता के लिए क्या करते हैं, प्रवणता का फार्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 और अपॉन में x2 माइनस x1। तो जब हम इस फार्मूले से इसकी प्रवणता निकालेंगे तो 0 माइनस 3 और 0 माइनस 4 प्लस 4, मतलब इसकी जो प्रवणता आएगी m1 बराबर, ये प्रवणता आ जाएगी आपकी माइनस का 3/4। ऐसे ही OQ की प्रवणता निकालेंगे। OQ की जब आप प्रवणता निकालेंगे, OQ की प्रवणता क्या आएगी, 0 माइनस 4, मतलब ये आ जाएगा 4/3। तो M1 और M2 आप देखें कि M1 इंटू M2 बराबर क्या है, -1 है। मतलब दोनों ये कैसी हो गई, जब दो प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है तो वो दोनों रेखाएं कैसी हो जाती है, परस्पर लंबवत हो जाती है। प्रवणता कैसे निकाली है मैंने, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से। अब चलिए, अब हमारे पास केंद्र पर अंतरित कोण आ गया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी कि वृत्त, एक ही चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण परिधि पर बने कोण की अपेक्षा दुगना होता है। मतलब ये जो एंगल है आपका, ये एंगल, ये इस एंगल का दुगना है। या ये मान लो ये एंगल 90 है, तो इसका आधा, इसका ये आधा एंगल होगा आपका कितना, π/4 हो जाएगा। ये एंगल π/4 हो गया और यही आपसे पूछा था। तो मतलब इस क्वेश्चन को हमने इजीली एक चित्र बनाकर और डायरेक्ट सीधा सॉल्व कर दिया। तो चलिए फाइनली हम आंसर लिखे देते हैं यहाँ पर। इसका आंसर क्या होगा, एंगल QPR इक्वल टू कितना आ जाएगा, π/4। सो आंसर आपका कौन सा ऑप्शन होगा, 4 ऑप्शन आपका फाइनली आंसर होगा। आई होप इस क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जा चुका है आपके। तो ध्यान रखना है इस टाइप के क्वेश्चन को, आप जब भी क्वेश्चन आए तो थोड़ा सा उसको पहले ड्रॉ कर लें। ड्रॉ करने से थोड़ा सा क्वेश्चन की पिक्चर क्लियर हो जाती है और क्वेश्चन इजीली आराम से सॉल्व हो जाता है। चलिए, अब क्वेश्चन हमने काफ़ी कर लिए। अब हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं, वापस थोड़ा सा थ्योरी स्टार्ट करते हैं आज। चलिए, कंडीशन ऑफ सर्कल। कंडीशन ऑफ सर्कल, इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, वृत्त के लिए प्रतिबंध। वृत्त के लिए प्रतिबंध। चलिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो घात का एक व्यापक समीकरण लेंगे। दो घात का व्यापक समीकरण आप लोगों ने जब रेखा युग्म पढ़ा होगा तो उसमें आपको बताया गया होगा दो घात का व्यापक समीकरण क्या होता है। दो घात का व्यापक समीकरण ax² + 2hx y
प्लस dy स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 व्रत निरूपित करेगा यदि व्रत निरूपित करेगा यदि। सभी लोग इस इक्वेशन को देख लें ध्यान से, ये पूरे आपके सांकप में यूज होगी ये इक्वेशन, चाहे आप पैराबोला पढ़ें, दीर्घवृत्त पढ़ें, चाहे आप अतिपरवलय है, तो इसका सभी में यूटिलाइज होगा। चलिए प्रतिबंध क्या होता है ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। पहला प्रतिबंध आता है आपका कि ये दी गई जो इक्वेशन है ये सर्कल निरूपित कब करेगी, जब a बराबर b हो, ए और बी बराबर होने चाहिए सबसे पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन होती है कि सर्कल निरूपित करेगा जब h बराबर क्या होगा, आपका 0 होगा। h बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यहीं पर मैं आपको एक पार्ट और थोड़ा सा बता रहा हूं इसके लिए कि जो सर्कल की उत्केंद्रता होती है वो 0 होती है। जहां ई जो है, ई को हम बोलते हैं उत्केंद्रता। उत्केंद्रता बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोला जाता है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी हम अभी मैं ज़्यादा इसेंट्रिसिटी पर डिस्कस नहीं करूँगा। जब हम पैराबोला स्टार्ट करेंगे तो आपको अपने आप ही ये समझ में आ जाएगा कि इसेंट्रिसिटी क्या होती है। तो वृत्त की उत्केंद्रता जो है वो क्या होती है आपकी, E इक्वल टू 0 होती है और a बराबर b होना चाहिए और h बराबर क्या होना चाहिए आपका, 0 होना चाहिए। जब h बराबर 0 होगा और a बराबर b होगा तो ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है ये एक व्रत निरूपित करेगी। और ये इक्वेशन सभी स्टूडेंट इसको याद कर लें। चलिए अब हम नेक्स्ट हेडिंग डाल रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग है नेचर ऑफ सर्कल। नेचर ऑफ सर्कल, नेचर ऑफ सर्कल को बोलते हैं हम वृत्त की प्रकृति। चलिए पहला पॉइंट, जैसे वृत्त है हमारे पास, एक वृत्त दे दिया इन्होंने, वृत्त दिया है आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या क्या होती है आपको सभी को मालूम होना चाहिए, रेडियस होती है g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस c। प्रकृति जो निकालेंगे वो हम r से निकाल देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट होता है यदि g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस c ग्रेटर देन 0 तो वृत्त वास्तविक होगा। वृत्त कैसा होगा, वास्तविक होगा। सेकंड कंडीशन आती है यदि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी बराबर 0 हो तो वृत्त वास्तविक होगा, परंतु बिंदु रूप में होगा। किसके रूप में होगा, बिंदु रूप में। क्योंकि अगर किसी वृत्त की हम रेडियस 0 कर दें तो वो सिकुड़ के बिल्कुल एक पॉइंट रूप में आ जाएगा। किसके रूप में आ जाएगा, पॉइंट के रूप में आ जाएगा। क्योंकि भाई रेडियस बढ़ती है तो सर्कल बढ़ता जाता है और रेडियस कम होती जाएगी तो सर्कल भी कैसा होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो
जब रेडियस 0 हो जाएगी तो सर्कल किस रूप में आ जाएगा, बिंदु रूप में। तीसरा आता है कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0। लेस देन 0 होगा तो जो वृत्त होगा वो आपका वास्तविक नहीं होगा, काल्पनिक होगा। कैसा वृत्त होगा, काल्पनिक। ध्यान हो आप सभी लोगों को कि कल एक क्वेश्चन कर रहे थे तो उसमें जो रेडियस थी वो नेगेटिव आ रही थी। रेडियस नेगेटिव आ रही है तो मतलब वृत्त वास्तविक वृत्त नहीं है, केवल कैसा वृत्त है, काल्पनिक वृत्त है। कैसा, काल्पनिक वृत्त है। तो आज हमने कुछ क्वेश्चंस सर्कल के प्लस सर्कल की हमने कंडीशन ऑफ सर्कल और नेचर ऑफ सर्कल पढ़ लिया है। एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, सभी स्टूडेंट इसको याद रख लें। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल को हम बोलते हैं सकेंद्रीय वृत्त। मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं, सभी स्टूडेंट सकेंद्रीय वृत्त की डेफिनेशन नोट कर लें। ऐसे दो वृत्त जिनके केंद्र समान होते हैं परंतु त्रिज्याएं अलग अलग होती हैं। ऐसे दो वृत्त जिनके केंद्र तो समान होते हैं। केंद्र कैसे होते हैं, समान होते हैं। मतलब जैसे हम बोले, जैसे एक सर्कल ये है आपका छोटा सा छोटू सर्कल और एक आपका सर्कल बड़ू सर्कल। तो ये जो सेंटर है, सेंटर दोनों का सेम है बट इनकी जो रेडियस है वो अलग अलग है। इसकी त्रिज्या r1 है और इसकी त्रिज्या क्या है, r2 है। तो ऐसे वृत्त सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं जिनकी त्रिज्याएं अलग अलग होती हैं लेकिन केंद्र समान होते हैं। तो अब हम इन कंसेप्ट पर क्वेश्चन अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।